और आज फिर मैं आपके लिए ले आया हूँ 1989 में हुआ एक समंदरी जहाज का हादसा जिसने लाखों समंदरी जानवरों को मार दिया था। Supertanker Exxon Valdez hit a reef in the pristine water of Alaska's Prince William Sound. It was the biggest tanker spill in American history. Once you get oil out, you don't get it back. Killed wildlife. I just remember this pool of black. And threatened the livelihoods of thousands of people, including this man. The Exxon Valdez captain, Joseph Hazelwood. ये कहानी है एक ऐसा समंदरी जहाज की जिसकी लंबाई 300 फुट थी, जिसने तकरीबन पूरा अलास्का की समंदर को काला कर दिया था। तो चलते हैं दोस्तों इस इंटरेस्टिंग मिस्ट्री वीडियो की तरफ। 24 मार्च 1989 रात के ठीक 12:04 पे अलास्का के बर्फीले समंदर में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने तारीख रकम कर दी। एक बड़ा जहाज एक चट्टान से टकराया और इस एक टक्कर ने 2100 किलोमीटर के समंदरी तह को हमेशा के लिए काला कर दिया। लाखों जानवर मर गए, अरबों डॉलर बर्बाद हो गए। लेकिन इसकी इंक्वायरी अभी तक अधूरी है। ये वाकया एक जहाज की है जिसका नाम था एक्सॉन वेल्डीज। Wake of the Exxon Valdez. The Gulf spill might already be as much as 3 times worse than the Exxon Valdez disaster. एक्सॉन वेल्डीज की जो लंबाई थी वो 300 मीटर, मतलब 3 फुटबॉल ग्राउंड जितनी इस जहाज की लंबाई थी। इस जहाज में भरा था 5 करोड़ 30 लाख गिलन कच्चा तेल। ये तेल अलास्का की बड़ा पाइपलाइन से आया था और इसे पहुंचाना था कैलिफोर्निया तक। एक रूटीन मिशन थी जो सैकड़ों बार हो चुकी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं उस रात इस जहाज के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी को नहीं पता था, जो एक बड़ी तबाही का इंतजार कर रहा था। 23 मार्च 1991 की शाम एक्सॉन वेल्डीज अलास्का के वेल्डीज बंदरगाह से रवाना हुआ। जहाज का कैप्टन था जोसेफ हेजलवुड। 20 साल का समंदरी तजुर्बा एक्सॉन कंपनी का भरोसेमंद और तजर्बेकार आदमी था। बंदरगाह पर सब ठीक लग रहा था। जहाज धीरे धीरे प्रिंस विलियम साउंड की तरफ बढ़ा, लेकिन बंदरगाह छोड़ने से पहले हेजलवुड उस शाम बंदरगाह के पास एक बार में था और वहां उसने कम से कम 5 बड़े ड्रिंक्स लिए। 5 ड्रिंक्स। अमरीकी मैरीटाइम लॉ के मुताबिक जहाज चलाने से 4 घंटे पहले तक एक भी ड्रिंक का नशा न हो जहाज के कैप्टन को। लेकिन हेजलवुड ने यह कानून तोड़ा था और फिर वो उस 300 मीटर लंबे जहाज की कमान संभालने चला गया जिसमें करोड़ों गिलन कच्चा ऑयल भरा था। क्या यही वो पहला गलती था जिससे यह हादसा हो गया, या इस हादसे के पीछे बहुत सारे लोगों की और कंपनी का भी हाथ था? इस वीडियो के खत्म होने तक आप समझ जाओगे कि इस रात असल में किसकी गलती थी, हेजलवुड की कंपनी की या सिस्टम की। रात के 9 बजने के करीब जहाज समंदर में आगे बढ़ रहा था। प्रिंस विलियम में उस वक्त बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तीर रहे थे। हेजलवुड ने कोस्ट गार्ड को रेडियो मैसेज भेजा, मैं अपना रास्ता बदल रहा हूं, बर्फ से बचने के लिए शिपिंग लाइन से बाहर जा रहा हूं। कोस्ट गार्ड ने इजाजत दे दी। यह डिसीजन गलत नहीं था, बर्फ से बचना जरूरी था, लेकिन इस हादसे का सिलसिला यही से स्टार्ट होता है। रास्ता बदलने के बाद हेजलवुड ने जहाज की पूरी कमांड सौंप दी थर्ड मेट ग्रेगरी कॉस्लोफ को, जो एक ऐसा गार्ड हेल्पर था जिसे उस वक्त उस रूट पर जहाज चलाने की इजाजत नहीं था। रेगुलेशंस के मुताबिक इतने खतरनाक पानी में शिपिंग लाइन से बाहर सिर्फ एक सीनियर और सर्टिफाइड ऑफिसर ही कमान संभाल सकता था, और हेजलवुड वहां मौजूद नहीं था, अपनी कैबिन में चला गया था। अब आप खुद सोचो, रात का अंधेरा, बर्फीला समंदर और 300 मीटर लंबा जहाज जिसमें करोड़ों गिलन ऑयल भरा हुआ है। वो जहाज एक रास्ते पर है जो नॉर्मल शिपिंग लाइन से बाहर है, और ऊपर से इस जहाज की कमान एक ऐसे गार्ड के हाथ में मौजूद है जिसको इसके बारे में पता भी नहीं था। और इससे भी बड़ा मसला, इस जहाज का रेडार सिस्टम भी कई हफ्तों से खराब था और किसी ने उसे ठीक नहीं करवाया था। एक्सॉन कंपनी को पता था, मुलाजिमीन को पता था, फिर भी जहाज चलता रहा बना। रेडार के रात के अंधेरे में खतरनाक पानी में कॉस्लोफ के पास था बस एक नक्शा और एक कॉम्पस और एक भारी जिम्मेदारी। रेडार नहीं था, मालूम नहीं था, और सीनियर कैप्टन कैबिन में था। और रात 11:53 पर कॉस्लोफ को अचानक एहसास हुआ जहाज गलत रास्ते में जा रहा है। सामने था एक खतरनाक पहाड़। उसने फौरन जहाज मोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन 300 मीटर लंबा जहाज बर्फीले पानी में फौरन नहीं मोड़ सकता था। और ठीक 12:04 पर एक्सॉन वेल्डीज उस पहाड़ से जा टकराया और एक आवाज गूंजी। उस रात वो सिर्फ लोहा के टूटने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक बड़ा हादसा होने की आवाज की शुरुआत थी। जब वो टक्कर हुई तो जहाज के निचले हिस्से में 8 बड़े बड़े सुराख हो गए। 8 सुराख, और उन सुराखों में से जो निकला वो था काला गाढ़ा, जहरीला कच्चा तेल। हर सेकंड, हर मिनट जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, यानी 1 करोड़ 10 लाख गिलन तेल
यानी सोचो, ये तेल 125 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में डाला जाए तो वो भी भर जाएंगे। इतना तेल समंदर में एक ही रात में फैल गया और ये तेल मुसलसल फैलता गया, फैलता गया, फैलता ही गया। पहले कुछ घंटों तक कुछ किलोमीटर फैल गया, फिर अगले दिन 10 किलोमीटर, हफ्ते भर में 2100 किलोमीटर। समुंदर पूरा काला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अलास्का की समुंदर पर काला चादर बिछाया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब ये टक्कर हुई उस वक्त कोई मदद क्यों नहीं पहुंची फौरन? जब कॉज़लव को समझ आया कि जहाज पहाड़ से टकराया गया है तो उसने फौरन हेजलवुड को बुलाया। हेजलवुड कैबिन से ऊपर आया, उसने सिचुएशन देखी और फिर उसने कोस्ट गार्ड को रेडियो पे बोला, हम बुलाई रीफ से टकरा गए हैं, हमारा तेल लीक हो रहा है, जहाज से बस इतना। कोस्ट गार्ड के पास उस वक्त उस इलाके में एक भी बड़ा रिस्पॉन्स वैशली तैयार नहीं था। अलास्का में ऑयल स्पिल्स रिस्पॉन्स प्लेन तो था, लेकिन कागज पर असल में इक्विपमेंट पुरानी थी, टीम ट्रेन नहीं थी और सबसे बड़ी बात, एक्सॉन कंपनी ने खुद एक 10 साल पहले गवर्नमेंट को वादा किया था कि अगर कभी स्पिल हुआ तो वो 5 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स करेंगे। असल में रिस्पॉन्स आया 14 घंटे बाद। इतने वक्त में तेल पूरे समंदर में फैल चुका था और अब इसे रोकना नामुमकिन था। अब बात करते हैं उस तबाही की जो इंसानों को नजर नहीं आई, लेकिन समंदर के अंदर हो रही थी। देखो, तेल जब पानी पर फैलता है तो वो एक काली सरफेस बना लेती है। इस सरफेस के नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और इस काली सरफेस में जो भी समंदरी स्पीसीज आए वो मर गए। 2,50,000 से ज्यादा समंदरी जानवर मरे, 2,800 सी ऑटर, 300 सेल्स, 250 बोल्ड ईगल, वो ईगल जो अमेरिका का नेशनल सिंबल है, 22 किलर वेल्स और अरबों की तादाद में सीमन और हैरी कैंडे जो कभी मछलियां बनते, जो कभी किसी की जिंदगी का हिस्सा बनते, वो सब इस काले तेल में दब गए। और इसके अलावा अलास्का के वो मछुआरे जिनकी पूरी जिंदगी समंदर से जोड़ी थी, उनके लिए वो सिर्फ पानी नहीं था, वो उनका घर था। उनकी रोजी यही से होती थी, उनके बच्चों का मुस्तकबिल था। और एक रात में ये सब खत्म। क्लीन अप के लिए एक्सॉन ने 11,000 से ज्यादा वर्कर्स लगाए। प्रेशर से गर्म पानी से चट्टानें साफ की गई, केमिकल्स डाले गए समंदर में। लेकिन सच ये है, जो तेल एक बार समंदर में मिल जाए वो पूरी तरह कभी नहीं निकलता। आज भी 2024 में अलास्का के उन साहिली इलाकों की मिट्टी खोदो तो नीचे तेल निकलता है, 35 साल बाद भी। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो इस पूरी कहानी को एक्सीडेंट नहीं मानने देती, जो इसे एक बड़े सवाल में बदल देती है। एक्सॉन एक छोटी कंपनी नहीं थी, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज में से एक थी। अरबों डॉलर का कारोबार। और इस कंपनी को पता था कि उनके जहाज का रेडार खराब है और उनको पता था कि हेजलवुड की ड्रिंकिंग की हिस्ट्री है। उन्होंने खुद उसे एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में भेजा था 1 साल पहले। उनको यह भी पता था कि अलास्का के पानी में नेविगेशन खतरनाक है, फिर भी जहाज चलाया गया, वो भी खराब रेडार के साथ और एक ऐसे कैप्टन के साथ जिसकी हिस्ट्री के बारे में सबको मालूम था। एक ऐसे ऑफिसर की कमान में जो इस जिम्मेदारी के लिए सर्टिफाइड नहीं था। क्यों? यही सवाल है। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या इसके पीछे कुछ और था? क्या एक बड़ी कंपनी ने पैसे बचाने के लिए सेफ्टी को इग्नोर किया? और अगर किया तो उसकी कीमत किसने चुकाई? कोर्ट में जब ये केस गया तो एक्सॉन पर स्टार्टिंग में $5 अरब का जुर्माना लगाया गया, लेकिन एक्सॉन ने यह जुर्माना नहीं दिया सालों तक। और आखिर में 2008 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह जुर्माना कम करके सिर्फ $50 करोड़ कर दिया, यानी 5 अरब से $50 करोड़। और एक्सॉन की उस साल की कमाई थी $45 अरब। मतलब उन्होंने जो जुर्माना भरा वो उनकी कुल कमाई का सिर्फ 1% था। और उन मछुआरों का क्या, जिनमें से कई केसेस सेटल होने से पहले ही मर गए, उन्हें क्या मिला? ये सवाल अभी बाकी है। और अब चलते हैं इस हादसे के पीछे का असल मुजरिम कौन है और उसे आखिर में क्या सजा मिला। तो अब बात करते हैं उस आदमी की जिसके कंधों पर उस पूरी तबाही का बोझ डाला गया, कैप्टन जोसेफ हेजलवुड के ऊपर। टक्कर के बाद जब कोस्ट गार्ड ने हेजलवुड का ब्रेथलाइजर टेस्ट लिया तो इसमें अल्कोहल की मिकदार लीगल लिमिट से 3 गुना ज्यादा थी और ये टेस्ट टक्कर के 9 घंटे बाद लिया गया था। यानी अगर उस वक्त टेस्ट होता जब जहाज टकराया था तो शायद वो लिमिट और भी ज्यादा होता। अलास्का की कोर्ट ने हेजलवुड पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए, रेकलेस एंडेंजरमेंट यानी लापरवाही से दूसरों की जान खतरे में डालना। ये एक बड़ा चार्ज था, बड़ी सजा हो सकती थी, लेकिन कोर्ट ने हेजलवुड को सबसे बड़े चार्जेस से आजाद कर दिया। उसे सिर्फ एक मिसडिमीनर कहा गया, नेग्लिजेंट डिस्चार्ज ऑफ ऑयल, और सजा मिला 1000 घंटे कम्युनिटी सर्विस, यानी अलास्का के साहिलों की सफाई करने को कहा गया। यहाँ पे सिर्फ हेजलवुड ही असली मुजरिम था या वो सिर्फ एक चेहरा था जिसके पीछे एक पूरा सिस्टम छुपा था? जरा सोचो,
हेजलवुड की ड्रिंकिंग हिस्ट्री एक्सॉन को पता थी। उन्होंने खुद उसे रिहैब भेजा था, फिर भी उसे कैप्टन बनाए रखा। जहाज का रेडार खराब था, एक्सॉन को पता था, फिर भी जहाज चलाया। अलास्का के खतरनाक पानी में रात के अंधेरे में एक अंडर क्वालिफाइड ऑफिसर को कमान दी गई। ये सब किसके हुक्म पर हुआ? एक्सॉन कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपनी सेफ्टी टीम को आधा कम किया था। खर्चा बचाने के लिए टैंकर के मुलाजमीन को कम करके काम का बोझ बढ़ा दिया था। थर्ड मेट गुजालो, जो उस रात कमान पर था, वो इतना थका हुआ था कि उसने पिछले 18 घंटों में ठीक से आराम भी नहीं किया था और उसे दे दी गई एक 300 मीटर लंबे जहाज की जिम्मेदारी। रात के अंधेरे में बिना रेडार के ये एक्सीडेंट नहीं, बल्कि ये एक तबाही थी जो होनी ही थी। और हम आपको अब बताएंगे इसका असली मुजरिम कौन था। हेजलवुड ने गलती की, उसकी गलती थी। उसने शराब पी लिया, उसने कमान एक जूनियर ऑफिसर को दिया। लेकिन हेजलवुड असल मुजरिम नहीं था, बल्कि एक्सॉन कंपनी असल मुजरिम थी, जिसने ये पता होते हुए भी कि रेडार खराब है और जहाज के क्रोम मेंबर्स को भी कम कर दिया। और ऊपर से हेजलवुड के बारे में सब जानते थे, जहाज को उसके हवाले किया। तो एक्सॉन कंपनी असल मुजरिम है, जिसकी वजह से समंदर के सारे जानवर इंसान मर गए। और आज भी 35 साल बाद अलास्का की समंदर ने यह जहर अपने अंदर समेटा हुआ है। इस वाकये के बाद अमेरिका ने 1990 में ऑयल पोल्यूशन एक्ट के नाम से एक नई कानून बनाया, जिसमें यह तय हुआ कि अमेरिकी पानी में चलने वाले हर ऑयल टैंकर का डबल केस होना जरूरी है, ताकि अगर बाहर वाली केस टूटे भी तो तेल ना निकले। ये लॉ एक्सॉन वेल्डेस की हादसे की वजह से बना और एक्सॉन कंपनी का नाम बाद में बदल दिया गया और उसका नाम एक्सॉन मोबिल रखा गया। वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। उन्होंने इस हादसे के क्लीनअप पर $2 अरब खर्च किए, जुर्माना में 50 करोड़ भरे और आगे बढ़ गए। लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आया। ना वो समंदरी जानवर, ना वो मछलियां, ना वो मछुआरों की जिंदगियां, और ना ही वो साफ नीला बेदाग समंदर। इस हादसे के बाद साइकोलॉजी स्टडीज होने पर अलास्का के उन साहिली कम्युनिटीज में डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस अचानक कई गुना बढ़ गए थे और खुदकुशी करने के दर पर आ गए थे। ये ऑयल की स्पिल सिर्फ पानी को काला नहीं, बल्कि इंसानों को भी काला कर रही थी। एक्सॉन वेल्डेस सिर्फ एक जहाज का नाम नहीं है, यह हादसा एक सबक है, जो जितनी भी बड़ी कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, जो अपने पैसे बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगी तो वो ऐसे हादसात का शिकार होगी। और तारीख में 24 मार्च 1991 की यह हादसा लिख दिया गया। और दोस्तों, अगर आपको समंदर का ये एक हादसा बड़ा लगता है तो रुको, हम आपके लिए आगे इससे भी खतरनाक हादसों की डॉक्यूमेंट्री लाएंगे। बस इसके लिए आपको हमारा चैनल GBAI इन्फो को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें।